अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। एक वक्त में कराची की सियासत में अहम किरदार अदा करने वाली एमक्यूएम का सियासी किरदार महदूद होने लगा है। एमक्यूएम की तरफ से बल्दियाती इंतखाबात के बॉयकॉट से कराची में सियासी खला पैदा हुआ, जिसकी वजह से पहली बार पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर लाने में कामयाब हुई। एमक्यूएम की नशस्तें कम हो रही हैं। अब सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए जोड़ तोड़ जारी है। इसके लिए भी एमक्यूएम को जीडीए और पीटीआई के कुछ अराकीन का ताउन मिलेगा तो बात बनेगी। सवाल हमारा ये है कि क्या एमक्यूएम पाकिस्तान कराची की सियासत का 12वां खिलाड़ी बन चुकी है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद सुमरो ने हमें ज्वाइन किया, असद महमूद साहब और मुजामिल सौरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। हम देख रहे हैं कि पहले बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया एमक्यूएम ने, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी का पहली बार मेयर आया। अब आपको लग रहा है जो सूरत हाल बन रही है, एमक्यूएम को हम 12वें खिलाड़ी के तौर पर देखें? देखें, बात यह है कि एमक्यूएम ने अपने आप को काफ़ी अपनी साख खराब की। शुरू में अगर याद हो कि इनके जो चेयरमैन थे अल्ताफ साहब, उन्होंने जाके जिस तरह की तशद्दुद का एक ग्रुप बना लिया, सेक्टर कमांडर बन गए, डराया धमकाया, कत्ल उनके, उसकी वजह से इन्हीं के पार्टी लीडर कुछ ज़्यादा बैगेज बन गए, जिसमें केसेस भी थे और चार्जेस से कुछ इंडिया से लिंकेज अल्ताफ की वजह से थी कि जी ये इधर हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ पर बल्दिया के एक्सीडेंट, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, जिससे ओवरऑल आहिस्ता 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 एमक्यूएम का जो अपने अवाम पे कॉन्फिडेंस है वो भी कमज़ोर होता गया। और फिर सबसे बड़ा नुकसान उस वक्त हुआ जब कि ये आपने 3-4 ग्रुप बन गए, इसमें पाक सरजमीन पार्टी बन गई, फिर आपके सामने वो डॉक्टर जो फारूक थे वो अलहदा हो गए, फिर उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी का अलहदा ग्रुप बन गया। इस डिवाइड से इसमें जो वैक्यूम बना, उसमें सबसे पहले तो ज़ाहिर पीटीआई आई इलेक्शन में, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने किया। अभी पीटीआई ने इतना डिलीवर नहीं किया, अदरवाइज मेरे ख्याल में वो ज़्यादा कंट्रोल करते। तो इस वैक्यूम को आहिस्ता आहिस्ता फिलिंग होती है और इस स्टेज ये इस वक्त लगता ही है कि अब नए फोर्थकमिंग इलेक्शन में पीपल्स पार्टी विल बी मोर स्ट्रॉन्ग इस कराची के अंदर और एमक्यूएम होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में टफ कंपटीशन होगा इस वक्त एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का। देखना ये है कि एमक्यूएम कितने यूनाइटेड होके अवाम का, ख़ास तौर पर उर्दू स्पीकिंग का, जो कि कराची, हैदराबाद, मीर क़ासिर सक्खर में है, उनको कैसे यूनाइट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कैसे रीगेन करते हैं, उनके लिए आवाज़ कितनी उठाते हैं। ख़ास तौर पर सेंसिस पे बहुत कंसर्न थे, जो ठीक भी है कि कराची की वाकई आबादी को बहुत ज़्यादा है, कुछ सेंसिस में कम हुई है, डिलिमिटेशन में अभी हल्का बंदियाँ कैसी होती हैं, जिसमें दे आर वेरी कंसर्न, ये देखेंगे। और फिर उनको ये जो इन्होंने खास तौर पर ये इस वक्त आके जो बाइकआउट कर दिया, इससे भी नुकसान हुआ है। कम से कम इलेक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, आपको अपनी स्टैंडिंग पता चलती और उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी करें। अब ये ज़रूरत है कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं पूरे इलेक्शन कैंपेन की और अपनी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स कि जी उसने ये कह दिया, आपने मान ली, हर एक की बात मान ली। हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ एंड मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर योर ओन ग्रुप एंड रीमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग राइवल टू पीपल्स पार्टी। दैट इज व्हाट दे नीड टू डू नाउ। बिल्कुल सही है। असद महमूद साहब, आप क्या समझते हैं, एमक्यूएम इस वक्त बहरान का शिकार है? एमक्यूएम हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। और दूसरा ये कि आपको लगता है कि एमक्यूएम ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है बल्दियाती इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनम, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अगर हम एमक्यूएम को देखते हैं या उनकी सियासत को देखते हैं, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को ख़ुद ख़त्म किया, किसी और ने नहीं किया। और जनरली मैं आपसे एक कहूँ कि मे बी आप बलूचिस्तान की बात करें, सदरन पंजाब के अगर वोटर की बात करें, सरदारी निज़ाम है, जिस तरह सरदार कहते हैं तो वोटर्स वहाँ के उसी तरह वोट देते हैं। जो कराची के अंदर जो वोटर है ना, वो है पढ़ा लिखा वोटर। ही अंडरस्टैंड्स कि उसने किसको वोट कास्ट करना है। एमक्यूएम ने, आप यू कैन से कि 86 से ले के तो ऑलमोस्ट 40 साल का एक पीरियड आता है। दे हैड ट्रमेंडस, जिसको मैं कहता हूँ कि पावर्स भी थी, रिसोर्सेज भी थी, वो हर गवर्नमेंट का हिस्सा थे। और जिसको कहते हैं ना, वो वाकई वो कराची के लिए, हैदराबाद के लिए ये मिरेकल ये एक्चुअली ये कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली जैसे बाकी हमारे पॉलिटिशियंस हैं सेल्फ सेंटर्ड, ये शायद एमक्यूएम के लोग उससे भी जो इनको लीड करते रहे हैं, ये उनसे भी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड साबित हुए। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये जितना भी आप ये कर लें, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप कहते हैं जी कि इन इलेक्शन के अंदर जाना चाहिए था ये, और इनको बल्दियाती इंतखाबात की आप बात करते हैं,
एक्चुअली देखें ना, पीएसपी इनसे अलहदा हुई और पीएसपी एक और नैरेटिव के साथ सामने आई थी कि जो कुछ अल्ताफ़ हुसैन ने किया वो सारा गलत किया, और वो करप्शन की बात करें, लोगों को मारने की, कत्लो गारतगरी की बात करें, दुश्मन मुल्क के लिए काम करने की बात करें। अब जब उसने उनको साथ एक लिहाज से ज्वाइन कर लिया, मतलब पीएसपी है, पाकिस्तान एमक्यूएम कर लें, फिर हकीकी की बात कर रहे हैं, फिर लंदन की बात कर लें, जब नॉर्मली एक पार्टी 4-5 धड़ों के अंदर एक लिहाज से चली जाती है, उनके अपने सेल्फ मोटिवेटेड इंटरेस्ट होते हैं, तो फिर नॉर्मली होता है कि लोग उसकी तरफ नहीं आते। एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूं कि यहाँ पे बड़े लोगों को गलत फहमी है कि नहीं जी, अच्छा पीपल्स पार्टी ने तो ये मैदान मार लिया है, एक लिहाज से मेयर वाली बात आप करते हैं। अब उससे कि इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई गलत काम हो नहीं सकता जो कोई पीपल्स पार्टी ने किया, और बजाय बेहतरी की इट हैज़ गॉन नेगेटिव अगेंस्ट पाकिस्तान। और होने का फायदा तो कहीं ना कहीं नहीं, मैं आखिरी बात आपसे कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कराची और हैदराबाद के वोटर्स को ये कन्विंस करें। हाँ, ये ज़रूर गेम तो डाली हुई है उन्होंने, सही हल्का बंदियों को उन्होंने मुतासर किया, सारा कुछ किया, बट आई वुड से कि इट इज़ बेसिकली जमात इस्लामी और एल्स एनी अदर पार्टी जो कि कराची के लोगों के साथ सही मानों में आगे खड़ी होगी। आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, अब इस सारी सूरत हाल में आपको लगता है कि एमक्यूएम अपना ऑपोजिशन लीडर लाने में कामयाब हो पाएगी सिंध असेंबली में? जी, हो जाएगी। इस वक्त पीटीआई चूँकि टूट फूट का शिकार है और उसमें यकसुई नहीं है, तो एमक्यूएम को ये मौका मिल जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम के साथ रियासत का सौतेला सलूक कोई 40 साल से है। पहली दफ़ा तो उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट नहीं किया है कि हम कहें कि जी बड़ी पहली दफ़ा हो गया और बड़ा अनहोनी सी बात हो गई कि एमक्यूएम ने कराची में इलेक्शन का बाइकाट किया है। उन्होंने तो कौमी असम्बली के इंतखाबात का भी बाइकाट किया है, फिर सूबाई असम्बली में हिस्सा ले लिया है। उनकी हिस्से बखरे पहली दफ़ा करने की कोशिश की गई है, कितनी दफ़ा उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। और फिर आपने जो कराची में इंतखाबात कराए हैं, उनमें जब लंदन ने बाइकाट की अपील की है, तो आप देख लें वोटिंग की शरह क्या रही है। 10%, 12%, 15% पे आपने कौमी असम्बली के इलेक्शंस के रिज़ल्ट लिए हैं। हालांकि पीटीआई अपने जोबन पे और अपने जब वो पूरे बूम पर थी और जीत के नशे में थी और हमें बताया जा रहा था कि वो 2/3 से जीत रहे हैं, तो कराची में कितने वोट ले रहे थे इमरान खान साहब, और वो बाइकाट का असर कितना था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम के साथ इंसाफ का सलूक नहीं हुआ सियासी तौर पे, और उनके साथ रियासत ने सौतेला सलूक किया है बतौर सियासी जमात। ये आप कह रहे हैं पीएसपी के ज़रिए उनके पीएसपी जिन्होंने बनाई उन्होंने जोड़ लिया, जिन्होंने जोड़ लिया उन्होंने तोड़ दिया। ये कहानी हम उनके साथ 40 साल से देख रहे हैं। हकीकी बनी, जो भी बना, उनके साथ जो कुछ हुआ, कितने ऑपरेशन हुए, कितना कुछ हुआ। यहाँ तो आप उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ साबित कर लेते और उनको बैन कर देते, लेकिन अगर आप उनको हर 5 साल बाद मारते हैं और मारने के बाद फिर दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं, तो ये रियासत की कोई मुझे सही पॉलिसी नज़र नहीं आती है कि 5 साल मारते हैं, 5 साल प्यार करते हैं, 5 साल मारते हैं, 5 साल प्यार करते हैं। कभी वो इतने दिलदादा हो जाते हैं कि वो दिल के करीब हो जाते हैं। रियासत उनके घर चल गए, रियासत उनके घर चल के चली जाती है और हमें नज़र आता है वो ब्लू आइड बॉयज़ हो गए हैं, और कभी नज़र आता है कि वो ऐसे हैं कि उनसे बात करना जो है मुल्क दुश्मनी है। कहीं ना कहीं जितना जबर उन्होंने रियासत का सहा है, किसी और सियासी जमात ने नहीं सहा। ज्यादती और जुल्म होता रहा है और अभी तक हो रहा है। चले, सही है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। जावेद सुमरो, आपको आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में एमक्यूएम की क्या पोजीशन नजर आ रही है? वोटर क्या सलूक करेगा एमक्यूएम के साथ? जी देखिए, वोटर जो है कराची, हैदराबाद, बदीन, मीरपुर खास और सखर का जो ख़ास तौर पर एमक्यूएम के साथ इंटेक्ट है, आज से नहीं शुरू से, वो अब भी एमक्यूएम के अंदर जो है ना, वो जो इस वक्त की क़यादत है वो उसकी तब्दीली देख रहा है। अगर हम माजी में देखें तो जिस तरह से अल्ताफ़ हुसैन की गैर मौजूदगी में डॉक्टर फारूक सत्तार, हैदर अब्बास रिजवी और दीगर ने इस सारी पार्टी को यहाँ पाकिस्तान में बैठ के चलाया। हमारे सामने है 18वीं तरमीम वाला मामला, किस तरह से वो पेश थे और उन कुछ इशूज़ पर उन्होंने 18वीं तरमीम में सूबों को फ़ायदा भी दिलवाया। तो इस सारी सूरत हाल को देखें कि जो एमक्यूएम का असल वोटर है, ख़ास तौर पर कराची और दीगर शहरों के अंदर, वो अब भी यही चाह रहा है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से और इसके अलावा बाकी जो क़यादत है एमक्यूएम पाकिस्तान की, उससे ये सारी चीज़ें नहीं संभाली जा रही। तो ये जो मुझे बतौर एज ए जर्नलिस्ट नज़र आ रहा है कि शायद आम इंतखाबात से पहले कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए एमक्यूएम के अंदर, और एमक्यूएम के में ख़ास तौर पर जो डॉक्टर फारूक सत्तार, हैदर अब्बास रिजवी, जो पुरानी क़यादत थी, जो उस वक़्त भी लोगों के दिलों में घर की हुई थी,
वो दोबारा शायद उसमें आके वो इसको रिवाइव कर लेंगे। और मुझे नज़र आ रहा है कि आम इंतखाबात के अंदर जो MQM पाकिस्तान है वो रिवाइव कर लेगी और बहुत बड़ी हद तक ये रिवाइव करेगी। इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नो डाउट एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, उस वैक्यूम का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपना मेयर जो है कराची के अंदर इलेक्ट करवाया। बल्कि ये कह दें कि कराची समेत पूरे सिंध के अंदर अब तमाम की तमाम जो लोकल बॉडीज़ की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो अब इस वैक्यूम का फ़ायदा ज़ाहिर है जहाँ पे उन्होंने सियासी तौर पर लिया है, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी एक हद तक एक इम्तहान शुरू हुआ है कि वो किस तरह से कराची में जो MQM का इंटेक्ट वोटर है, जो MQM को पहले भी वोट देता था और आज भी देना चाहता है, उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें, सही आपका पॉइंट आ गया। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मामले की बात करते हैं। हुकूमत ने मुआशी बहरान से निकलने का मंसूबा पेश कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह के इजलास के बाद जामे हिकमत अमली जारी की गई है, जिसका मकसद अहम शोबों में अपने गैर इस्तेमाल शुदा वसाइल को बरूए कार लाकर दोस्त ममालिक के सरमायाकारी से फायदा उठाकर मुल्क की मईशत को बहाल करना है। इस काम के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के नाम से खुसूसी कमेटी भी बनाई गई है। तो हमारा आज का दूसरा सवाल यह है कि क्या अब पाकिस्तानी मईशत की बहाली इससे मुमकिन हो सकेगी? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। आपकी नज़र में इस काउंसिल के कयाम के मकासद क्या हैं और अहदाफ क्या देख रहे हैं आप इसके? देखिए, अब दुनिया जो है हमें कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया की जो फाइनेंशियल डिप्लोमेसी है वो अब लोन से, डेट से सरमायाकारी और इन्वेस्टमेंट की तरफ चली गई है और ना अब कोई सेफ डिपॉजिट्स देने को तैयार है, ना लोन देने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया का मालियाती निज़ाम बदल गया है। अब ममालिक एक दूसरे में सरमायाकारी करते हैं। पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारी के लिए उस तरह तैयार नहीं रहा जिस तरह बाकी ममालिक ने ख़ुद को तैयार किया। यहाँ रेड टेपिज़म बहुत ज़्यादा रहा है बैरूनी सरमायाकारी के लिए। हमने देखा है कि ममालिक ने अगर कोई प्रोजेक्ट्स ऐलान भी किए हैं तो वो मैच्योर नहीं हो सके हमारे रेड टेपिज़म की तरफ से। ये हम कई सालों से बात कर रहे हैं कि वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। सनतकार को, मैं बैरूनी सनतकार की भी बात नहीं कर रहा, मैं मुकामी सनतकार के लिए भी वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। आपको सनत लगाने के लिए आसानी होनी चाहिए। ये रेड टेपिज़म और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के जो हथकंडे हैं ये ख़त्म होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक वन विंडो फैसिलिटेशन की बात है, इसको तो इनकरेज करना चाहिए। फिर हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि जिन कामों में आप पाक फ़ौज को ले आते हैं, मसलन हम फैटफ में हमने उनको इन्वॉल्व किया तो उसके भी कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आए, और दूसरी जगहों पर भी हमने उनको जब इन्वॉल्व किया तो उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आए। बहुत लोगों का ख्याल है कि फ़ौज को सिविलियन मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट को सिविलियन मामलात में उनको दूर रखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी ऐसी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है कि हम ये बात कर सकें। मुझे पाकिस्तान आर्मी की इसमें इन्वॉल्वमेंट और उनकी जो है वो पॉजिटिव लगती है, क्योंकि कंटिन्यूटी तो 10 साल की मिल जाएगी। हुकूमतें आती जाती रहेंगी, लेकिन कम से कम जो फ़ौज बहैसियत अदारा इस सारे को सेफ गार्ड तो कर लेगा। और जो हमारे यहाँ अब मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो हमारी दूसरी डिप्लोमेसी पर हावी है। हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत हमारी दूसरी डिप्लोमेसी से। बहुत से अरब ममालिक और दीगर ममालिक हमारी सिविलियन डिप्लोमेसी से इतने ज़्यादा पुरअसर नहीं है जितनी हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी के असर में है। तो इसलिए मुझे तो ये एक पॉजिटिव स्टेप लगता है। आपको पॉजिटिव स्टेप लगता है। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है क्या ये वाकई मईशत की बहाली का मंसूबा है, या इसको हम देखें कि ये सिर्फ सियासी नारा है और होगा कुछ भी नहीं? नहीं, देखें, इस वक्त जो मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन है ये बहुत ख़राब है, और लेट मी अश्योर यू के चीफ आर्मी स्टाफ जनाब से मुनीर ऑलरेडी वर्कड अ लॉट, और काफ़ी कमिटमेंट यही बात हुई है कि जी नाउ वी वांट ट्रेड, वी वांट इन्वेस्टमेंट, नो मोर लोन्स। और उसके लिए बिल्कुल मुजम्मिल साहब की बात है, ब्यूरोक्रेटिक जो आपकी बॉटलनेक्स है ना, दे आर मोस्ट हार्मफुल, और ये इससे बहुत नुकसान हुआ, बहुत इन्वेस्टमेंट वापस चले जाते हैं। और जो दोस्त ममालिक के जो पैसा आप देना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, उनकी एक वन ऑफ द कंडीशन ये भी है कि जी वी वांट कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट टू एन एक्सटेंड कि कोई हमें ये यकीन हो कि ये हमें बाद में कोई प्रॉब्लम बॉटलनेक्स नहीं होगी, चेंज ऑफ गवर्नमेंट से हमारी इन्वेस्टमेंट ख़राब नहीं होगी, और उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए इससे देयर इज नो हार्म कि एक कंबाइन अच्छी टीम बनाई जाए जैसे FATF में बनी थी। और ऑनेस्ट यू कांट बिलीव कि FATF
जब GHQ में टीम थी उसने कितना काम किया तमाम और महकमों के साथ, और फाइनली वी गॉट आउट ऑफ इट। लाइकवाइज अगर इस वक्त ये उनको ये तसल्ली करा दी जाए कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट आती है इमीडिएटली वन विंडो ऑपरेशन होगा। नंबर 2, इसमें आर्मी की इन्वॉल्व सिर्फ इतनी होगी तो ओवरव्यू कि इसमें कोई बॉटलनेक्स नहीं है, कोई डिले नहीं हो रहा, कोई शॉर्टकट्स नहीं हो रहे हैं, आप आए करें, क्योंकि आर्मी चीफ जो होते हैं अभी 3 साल के बाद फिर दूसरे नहीं होंगे। गवर्नमेंट का ये हमारी प्रॉब्लम ये थी, पीछे काफ़ी अनसर्टनिटी रही है, तो दे लॉस कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से इस वक्त उनका इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और उसका एक ही हल है कि अच्छी टीम बना लें। आज क्योंकि चीफ आर्मी स्टाफ सब थे और काफ़ी डिस्कशन भी हुई है और कमिटमेंट भी हो गई है, कोई 20-25 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन गारंटी है कि दे वांट सेफ इन्वेस्टमेंट एंड नो चेंज ऑफ पॉलिसी विद चेंज ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज टू बी डन। आई एम श्योर इट इज अ वेरी पॉजिटिव। ठीक है असद महमूद साहब, ये आपको लगता है कि हुकूमत का जो प्लान बी जिसकी बात की जा रही थी, क्या ये हुकूमत का आपको प्लान बी नजर आ रहा है? IMF का अब प्लान ना भी मिले, उस प्रोग्राम में ना भी जाए हम, फिर भी ये ठीक है, इसी प्लान के साथ जा सकते हैं? देखें, हम बहुत तनकीद करते हैं और करते रहे हैं, करते रहेंगे भी PDM के ऊपर, इनके तर्ज हुक्मरानी के ऊपर। जिस तरीके से उन्होंने मुल्क का मुआशी जनाजा निकाला, इसमें भी बिल्कुल किसी को कोई शक नहीं। बट आई से कि ये जो एक आस्पेक्ट आपने बताई है ना कि जी SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स तो सर्टली साथ शामिल हैं, गवर्नमेंट के तमाम इदारे शामिल हैं, लेकिन आर्मी बहसियत इदारा इन सारी चीज़ों को वो साथ लेके चल रहा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट करूं, मैं 2-3 लोगों को जानता हूं, बाहर से आए, पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, ज़मीन ख़रीद के उसके ऊपर वो प्लांट लगाना चाहते थे। सीइंग द सिचुएशन इन इस्लामाबाद एंड पंजाब, और जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है, दे हैड अबाउट 10 बिलियन प्लस की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो पैसा उन्होंने उठाया और दुबई में जाके इन्वेस्टमेंट कर दी। वाई? बिकॉज इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो जिसको कहते हैं ना कि इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो ज़ीरो से भी एक लिहाज से नीचे है इस हुकूमत के ऊपर। मैं आपसे ये बताऊँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ कि फ़ौज जो है वो एक मुनज़्ज़म इदारा नहीं है, बल्कि वो मुनज़्ज़म तरीन इदारा है। और ये एक हमारे लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत का एक ये कदम ऐसा है कि अगर ये इसको साथ लेके चलते हैं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, एंड आई वुड से कि हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी कोई नहीं। मैं आपसे बताऊं, अगर आप देखें डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर आई से कि इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट। और हकीकत में मैं आपको बताऊं, द वे डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन काम कर रहा है और जिस तरीके से एयरफोर्स, नेवी को और आर्मी को आप काम करते हुए देख रहे हैं, मैं ये समझता हूँ अगले 4 से 5 सालों के अंदर इवन इसके अंदर हमारी बेतहाशा एक्सपोर्ट बढ़ सकती हैं। एग्रीकल्चर की बात करें, लाइफ स्टॉक की बात करें, मिनरल की, माइनिंग की, और IT की बात कर लीजिए, एनर्जी की बात कर लें, इससे भी बढ़ के हमने कल डिस्कस किया था, पाकिस्तानी है, बेतहाशा आबादी है, स्किल्ड मैन पावर, इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इस SIFC के अंदर ये चीज़ शायद मिस आउट की है, स्किल्ड मैन पावर के ऊपर हमें बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, कैन यू बिलीव इसमें डेप्थ है, स्कोप है? नहीं, मैं एक और चीज आपसे अर्ज करूं, यस ये तो काम होगा इंशाल्लाह आने वाले सालों के अंदर। बट मैं एक आपसे बताऊं, इंडिया की जो स्किल्ड मैन पावर मिडिल ईस्ट के अंदर है, कतर के अंदर, UAE के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, वो तकरीबन $50 बिलियन हर साल इंडिया को भेजते हैं। दैट मीन कि जो डिफेंस का बजट इंडिया का अगर 80 बिलियन है तो उसमें से 60% तो हमारे मिडिल ईस्ट के मुसलमान भाई जो हैं वो भेज रहे हैं। तो मैं ये कहूँ कि इसके अंदर ये बहुत ही बेहतर कदम है। और लेकिन इसके अंदर वो वन विंडो ऑपरेशन, आई एम श्योर व्हेन आर्मी इज गोइंग टू बी देयर, चीजें बेहतर तरीके से चलेंगी। अगर इसको ब्यूरोक्रेसी के हवाले करते हैं तो देन नथिंग इज गोइंग टू मूव। ऑल राइट जावेद, एक तो ये कि ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मादनियात जैसे शोबों को तरजीह देने का फैसला किया गया है इस अहम इजलास में। आपको लगता है जो मतलूबा अहदाफ है वो मतलूबा टाइम पर हासिल किए जा सकते हैं इससे? देखिए, PDM की जो हुकूमत है उसका अब टेन्योर जो बचा है वो मैक्सिमम 1 से 1.5 माह का है। 12-13 अगस्त को जो है इस हुकूमत ने अपना टाइम पीरियड पूरा कर देना है। अब उसके आगे क्या होता है वो एक सवालिया निशान है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की इकनॉमी की, उसको बेहतर करने के लिए चाहे आप कोई भी काउंसिल बनाएं, कोई भी मुआहदा करें, कुछ भी करें, उसको बेहतर करने के लिए हुकूमत को हर मुमकिन इक़दाम करने चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो काउंसिल है, इस काउंसिल को कायम करने का मकसद भी यही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके जो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है और उसके कॉन्फिडेंस को अब बरकरार रखना है कि पाकिस्तान के अंदर चाहे हालात जैसे भी हो, पॉलिटिकली जैसे भी हालात हो, लेकिन जो उनकी इन्वेस्टमेंट है
वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो महफूज रहेगी। तो मेरा ये इस मामले में है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए जिस तरह से माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़ासतौर पर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ये बात करते रहे कि जी मीसाक मईशत होना चाहिए, तो ये मीसाक मईशत की तरफ एक अच्छा कदम है, इसको करना चाहिए, तमाम सियासी पार्टियों को करना चाहिए। और उसके साथ पाक फौज का जो किरदार है, क्योंकि हमने ये देखा है वैसे जर्नलिस्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो ज़्यादातर उनका कॉन्फिडेंस जो है वो पाक फौज के ऊपर है, तो वो इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए तमाम की तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है असद साहब, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, हम इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले असद साहब आप कुछ बात करना चाह रहे थे। अच्छा, एक तो मैं ये आपसे अर्ज़ करना चाह रहा था कि मैं इवन कुछ लोगों ने विल यू बिलीव कि डायरेक्टली मेरे से रब्ता किया कि जी हम इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं पाकिस्तान में, बट नॉट विद द गवर्नमेंट। हमें कोई गारंटी चाहिए और हमें कोई ऐसा लिंक करके दें कि आर्मी के थ्रू हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। नो आई से दे सीम्स टू बी सम गुड न्यूज़ कि जब ये काउंसिल इस्टेब्लिश होने जा रही है तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, जो बाहर आपका इन्वेस्टर बैठा है उसका वो जो ट्रस्ट है एक वो कितना इन्हांस कर जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बताऊं कि आप हमें इस पे मज़ीद और आई एम श्योर के इन डेप्थ जाके सारा ये काम किया जाएगा थ्रू दिस काउंसिल। आपने अगर कोई फैक्ट्री लगानी, कोई काम करना, देर आर सो मैनी डिपार्टमेंट्स और हर एक से आपने NOC लेनी है, और वो भी NOCs दे आर 20+, और उसी के अंदर ही लोग थक हार के हिम्मत छोड़ देते हैं कि नहीं जी हमें कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के ना। आई एम श्योर कि इस काउंसिल ने इसका तो खुसूसी तौर पर बंदोबस्त करना है। द गुड थिंग इज़ जो कि ओवरऑल कहते हैं जी कि अगले 4 से 5 सालों के अंदर जो डायरेक्ट जॉब्स हैं वो कहते हैं जी कि आलमोस्ट 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं जिनको नौकरियाँ मिल सकेंगी। ये बड़ा हार्टनिंग है। और इनडायरेक्ट जॉब्स तो वो कहते हैं जी कि आलमोस्ट कोई 7.5 से 10 करोड़ तक एक लिहाज से चली जाएंगी। इसी तरीके से अगली चीज़ जो है कहते हैं जी कि अब हमने काम इस नौइयत का इस तरीके से करना है कि हमारी जो एक्सपोर्ट हैं हमने उसको 70 बिलियन लेके जाना है। बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी बातें कहते हुए भी, करते हुए भी, सुनते हुए भी। प्रैक्टिकली इट सीम्स टू बी अ बिट डिफ़िकल्ट एट द मोमेंट, बिकॉज अगर आप ये देखें आपके मुल्क की इस वक्त एक्सपोर्ट जो है वो आलमोस्ट कुछ 24-25 में भी चलो 26 बिलियन पे चली जाएँ। आप इसको कहाँ से उठा के एक लिहाज से लेके जाएंगे कि 46 बिलियन प्लस और प्लस ये 26 या 24 ये कर लें। हाँ, उसके लिए मेरा ख्याल है कि डे एंड नाइट एक लिहाज से काम करने की ज़रूरत है और लंबा टाइम पीरियड चाहिए। जी बिल्कुल, बट आई एम स्टिल आई से कि मुझे इसलिए कि मुझे परेशानी वाली बात नहीं है। आपके मुल्क के अंदर बहुत, मैं समझता हूँ कि कैपेसिटी है, उसको सिर्फ चैनलाइज करने की ज़रूरत है, लोगों को हौसला देने की ज़रूरत है, ये कर्जे लोगों को देने की ज़रूरत है, कारोबार लोगों को करने की ज़रूरत है। पोटेंशियल बहुत है इसके अंदर, आपकी ज़राअत के अंदर इतना पोटेंशियल है, आपकी सोच होगी मैं आपको बताऊं। लाइफ स्टॉक की बात करें आप। चलें, सही है। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है हुकूमत के इस प्लान के तहत जो प्राइवेट तौर पर जो सरमायाकारी है वो भी पाकिस्तान आ सकती है, या सिर्फ हुकूमत से हुकूमत के लेवल पर ही सरमायाकारी आएगी? अनम देखें, रेस्ट एश्योर कि बहुत ऑफिसर बार के प्राइवेट इन्वेस्टर दे वांट के आर्मी की इन्वेस्टमेंट, यहाँ तक कहते हैं कि वी वांट के डायरेक्ट हम उनके साथ जेबी में काम करना चाहते हैं, यहाँ तक वो कहते हैं। तो आई थिंक अब डिपेंड ये करते हैं क्योंकि आर्मी की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, बट इट इज़ प्रेफरेबल कि आपकी जितनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करें। दे वांट के आर्मी शुड बी गिवन जस्ट एक उनके साथ इंटरेक्शन ऐसा हो कि उनके साथ इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि गवर्नमेंट चेंज हो तो उसमें जो चेंज ऑफ पॉलिसी होती हैं, चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाए। नंबर 3, जो इसमें जितनी भी आपकी जितने भी अभी बता रहे थे महमूद के 20-25 डिपार्टमेंट से, एवरीबडी वांट कि उनको अपने कट जो नज़र आते हैं ना, ब्यूरोक्रेटिक जो बॉटलनेक्स हैं, ये बड़ा तबाह है। सेकंड, सबसे ज़्यादा आई एम श्योर कि ये इसमें करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और एग्रीकल्चर के अंदर। देखिए, ये एक वो फील्ड है जिसमें आप सेल्फ सफिशिएंट भी होंगे। IT कैन गिव यू अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लॉट ऑफ मनी, और उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज, यंग बच्चे, लैपटॉप, एक उससे तो और एम्प्लॉई है, और दे आर डूइंग अ टोटल बिजनेस बार सेल कर रहे हैं, जिसमें बैठे बैठे ना ऑफिस चाहिए ना कुछ चाहिए। यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ, एस्टिमेट है कि 2-3 साल में भी आप 20-25 बिलियन डॉलर सिर्फ आप IT से कमा सकते हैं।
इसके साथ आर्मी की जो FATF का रोल है वो मेरे ख्याल में मुझे बड़ा पता है कि किस तरीके से वो एक सक्सेसफुल तरीका होगा है। और आई एम श्योर कि अभी ये जब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, एक जो आपकी ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो काउंसिल बन रही है, ये इसमें वन विंडो ऑपरेशन होगा। दे विल बी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सब जगह से क्लियर करें और आपको लेटर ऑफ वो दें, इंटरेस्ट जो भी आपको देना है कि जब आप इसके ऊपर काम करें। तो मेरे ख्याल में इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि आर्मी क्यों आ गई, फलां क्यों आ गया। द पर्पज इज टू मेक होलसम पैकेज। द अर्ली यू क्लैरिफाई एवरीथिंग, द अर्ली यू क्लियर एवरीथिंग, द मोर इन्वेस्टमेंट यू हैव। और एक इन्वेस्टर का ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा जब उसको नजर आएगा कि जल्दी जल्दी बॉटलनेक खत्म हो। बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल साहब, किसी भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस किस तरह से यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? क्या आइडियल ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आए? देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना तो हर मुल्क के लिए ज़रूरी है और पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है, लेकिन ये हैंड इन ग्लव्स वाली बात है। सिर्फ फ़ौज भी नहीं कर सकती है। अगर हम ये काम सिर्फ फ़ौज के हवाले करते हैं तो वो भी नहीं कर सकते हैं। वो सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। वो हैंड इन ग्लव्स, मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब हैंड इन ग्लव्स होगा। अगर आप ये कहें कि जी ये काम सिर्फ फौज के हवाले कर दिया जाए तो भी नहीं हो सकता। आपको उसके लिए एक रोबस्ट सिविलियन गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एक रजीम चला सके। अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पिछले 10 साल में बहुत बड़ा सवाल रहा है। 2014 से इस मुल्क में धरनों की सियासत शुरू हुई और जो 2023 तक जारी रही है, और पाकिस्तान में 9 साल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। हम एक सियासी जमात सड़कों पे रही है, चाहे वो इक़्तिदार में हो चाहे वो अपोजिशन में हो। ये 9 मई हमारा 9/11 है, हम उस पर बहुत अफसोस करते हैं और हम समझते हैं कि उसका वो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा दिन था। लेकिन मैं समझता हूँ उसके नतीजे में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ गई है, एक ठहराव आ गया है पाकिस्तान में। वो जो तूफान मचाया हुआ था पाकिस्तान के अंदर वो ख़त्म हो गया है और हम आज, अब मैं और आप बैठकर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। एक जमात अगर बात कर रहे हैं कि बैरूनी सरमाया का बैरूनी तौर पर बेहतर हालात होंगे। तो मुझे ये लगता है कि अगर चार्टर ऑफ, देखें ना जी, मुझे तो 9 मई के बाद चीज़ें पॉजिटिव होती नज़र आ रही हैं। मुझे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की राह हमवार होती नज़र आ रही है। मुझे बैरूनी सरमायाकारी के लिए कौंसल बनती नज़र आ रही है। मुझे दुनिया में कब पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर लगाने का मंसूबा नज़र आ रहा है। तो मुझे ये सब कुछ 9 मई से पहले तो नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए कि किसी ने तो इस सारे को हॉल्ट किया हुआ था। सड़कों पर आकर पाकिस्तान की तबाही का नक्शा खींचा हुआ था। वो नक्शा खत्म करना कितना जरूरी था ये हमें आज समझ आ रहा है कि हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी पिछले 9 साल से मार रहे थे धरनों की और एहतजाजों की सियासत में। वो खत्म होगी तो ये कौंसल चल सकेगी, वो खत्म होगा तो सरमायाकारी आ सकेगी। ठीक है मुजम्मिल साहब ठीक है। जावेद साहब, आपको क्या लगता है पीडीएम हुकूमत इतने अरसे में अगर कुछ नहीं कर पाई है, मुआशी तौर पर हमने मुल्क को नीचे ही जाते हुए देखा है, तो आगे हम क्या उम्मीद रखें अगले 2 महीनों में? जी, मैं तो ये कहूँगा कि इसमें आप उम्मीद सिर्फ यही रखें कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार शुरू हो जाएगी जब इलेक्शंस में जो तमाम सियासी पार्टी चली जाती हैं, अगर इलेक्शंस होते हैं। क्योंकि जो हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट में तो ख्वाजा साद रफ़ीक बतौर वफाकी वज़ीर ये गारंटी दे चुके हैं कि वो अपना टेन्योर जो अगस्त में पूरा होगा वो ख़त्म करके अपने घर को चले जाएंगे, इलेक्शंस की तैयारी करेंगे। तो इस सूरत हाल में आए तो जो मौजूदा पीडीएम ने अपना एक टाइम पीरियड मुकम्मल किया या करेगी, तो उसके बाद भी उन्होंने यही कहना है कि जी ये सारा कुछ जो था मईशत की खराबी पीटीआई ने की। पीटीआई वाले ये कहेंगे कि जी ये सारा कुछ था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जी हाँ, जो हम पाकिस्तान की रवायती सियासत के अंदर इल्ज़ामात की जो बौछाड़े हो हम वो देखते रहें। लेकिन असल सवाल अभी भी यहाँ पे यही है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए एक तरफ जहां पाकिस्तान आर्मी ने अपना किरदार अदा करना है, उनका जो कॉन्फिडेंस, जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान आर्मी पे, उसको साथ लेकर उनको पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है या पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एरिना है उसका उनको मुकम्मल तौर पर उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है जहां पर अगर वो एक कॉन्फिडेंस एक तरफ से देखता है तो वो दूसरी तरफ भी ये ज़रूर देखेगा कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली कितनी सर्टेनिटी मौजूद है, उसके बाद पाकिस्तान में आकर ये काम करेगा। पॉइंट और मैं कहना चाह रहा था, अगर आप अलाउ करें जल्दी से। ये जो काउंसिल बनी है ना, दिस इंडिकेट्स कि बेसिकली आपके जो बाकी गवर्नमेंट के सिस्टम है, जो आपके इदारे काम कर रहे हैं,
वो टोटली आप कहते हैं कि कोलैप्स हुए एंड फाइनली एक्चुअली फौज को आना पड़ा कि नहीं जी अब हम आपके साथ सही। खड़े थे और एक लिहाज से काम ठीक करें। है। तो ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये अपना काम सबको क्यों अपनी नहीं करते। जिम्मेदारियां निभानी होंगी, नहीं तो मुल्क के लिए लम्हा फिक्रिया। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी की तैयारियों में मसरूफ हैं। उन्होंने पाकिस्तान वापसी के लिए अपनी पार्टी रहनुमाओं से वापसी की तारीख के हवाले से तजावीज़ तलब की हैं। सवाल हमारा यह है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी कब तक मुतवक्के है। असद महमूद साहब, आपको क्या लग रहा है, मियां नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं? उनका मुल्क है, जब उनका दिल करेगा वापस आ जाएंगे। मेरा ख्याल है दिल तो तबीयत काफी अरसे से मेरे ख्याल से हाँ नहीं ऐसा ही है, तबीयत उनकी बहुत बेहतर हो चुकी है और जिस तरीके से वो मुल्क छोड़ के गए थे वो भी मेरा ख्याल है सारी दुनिया के सामने। लेट्स सी कि व्हाट ही डिसाइड्स, व्हाई, बिकॉज अब अगर इलेक्शन कैंपेन एक लिहाज से होती है, नो दैट इज़ टू बी सीन कि जी नेचुरली उनको सज़ा भी हो चुकी है, ही इज़ अ कन्विक्टेड पर्सन, तो फाइन वो जेल में जाते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से, ये भी चीज़ें एक लिहाज से सामने आती हैं। सर्टली हमारे जो कोर्ट्स हैं उन्होंने ये डिसाइड करना है। बट ये भी कहने की बात है कि अगर जो इस वक्त टीम नून लीग की मौजूद है और जो उनकी 14-14.5 महीने की परफॉर्मेंस है, वो तो ऐसी नहीं है कि आप ये कहें जी कि नहीं ये बड़े कोई इनरोड्स बना लेंगे और इलेक्शन के अंदर जो कैंपेन इनकी चलेगी तो ये बड़ा बेहतर कोई परफॉर्म कर सकेंगे। वाई, बिकॉज जो अवाम इन 14 महीनों के अंदर महंगाई की चक्की में जिस तरीके से PDM ने पिसा और सर्टली इसको लीड तो किया शहबाज शरीफ साहब ने, तो ये तो सारी दुनिया के सामने है। लोगों का एक नैरेटिव है कि किसी सूरत के अंदर इनका, हाँ इसका ये फ़ायदा तो पीपल्स पार्टी को तो सर्टली जा सकता है, बट अदर दैन दैट आई डोंट सी कि जी अगर नवाज शरीफ साहब खुद यहाँ पर मौजूद नहीं होते और मतलब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, उनकी सज़ा कलअदम होती है, ये जो कुछ भी है, और उनकी नाअहली जो है उसको भी एक लिहाज से ख़त्म किया जाता है, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन कि वो आते हैं, अपनी पार्टी को लीड करते हैं, इलेक्शन कैंपेन को आगे लेके चलते हैं। वाई, बिकॉज इनकी पार्टी जो भी कर लें, इट इज़ नोन बेसिकली विद द नेम ऑफ नवाज शरीफ, एक लिहाज से रखा है नून उन्होंने एक लिहाज से है। तो उस एंगल से अगर हम देखें तो हाँ मेरा ख्याल है कि उनको एक लिहाज से आना चाहिए। देखें ना, हम तो पिछले आलमोस्ट कई सालों से सुनते चले आ रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग हैं कि जो अब आ रहे हैं, 6 महीने बाद आ रहे हैं, अगले साल आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं। बट लेट्स सी कि क्या होता है। बट जनरली आई वुड से कि 3 टेन्योर उन्होंने पहले भी एज प्रीमियर इस मुल्क को दिए हैं, तो जो कुछ तब होता रहा, लेट्स सी कि इसके बाद अगर उनकी पार्टी जीतती है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो तो हम 14 महीनों में देख चुके हैं। ऑल राइट ब्रिगेडियर साहब, वक्त की बात है, जब मियां साहब यहाँ से जा रहे थे हमने वो वक्त भी देखा और जिस तरह से वो गए हैं वो भी हमें वक्त याद है। ये भी कहा जा रहा है कि इस्तकबाल के लिए मिलियन अफराद जमा हो, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ऐसी तैयारियां भी हो रही हैं। देखें तैयारियां जो भी हों, बात यह है कि 4 साल को उनको जवाब ये देना पड़ेगा कि वाई ही रिमेन आउटसाइड द कंट्री, व्हाई डिड ही फेस हिज चार्जेस, आके उन्होंने क्यों नहीं अदालत को फेस किया, कौन से, अगर उनकी बेटी अब फारिग हो गई थी तो ये क्यों नहीं आए। द ओनली रीजन इज कि दे डोंट ट्रस्ट नए पुराने जो भी चीफ जस्टिस हैं, एंड आई थिंक दे वांट के 16 सितंबर के बाद मोस्ट लाइकली क्या वो नवाज शरीफ साहब आएंगे और उससे पहले ग्राउंड सारा तैयार हो जाएगा। मे बी को बेल एप्लीकेशन मूव होती है बिकॉज ही गॉन फ्रॉम जेल। अब मुझे नहीं पता कि रूल है कि देन ही माइट हैव टू गो टू द जेल एंड देन गेट अ बेल, अब ये लॉ एक्सपर्ट्स बता सकेंगे। लेकिन एक बात है कि वोट बैंक डेफिनेटली इनका है और बहुत सख्त परेशान है PMLN कि अगर उनका आने का डिले और होता है तो उसके बाद उनके लिए इलेक्शन कैंपेन में जाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना परफॉर्मेंस, ना मियां नवाज शरीफ, ना उनकी बातें, ये बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और सेकंड आते कब हैं, और अगर 13 अगस्त से पहले असेंबली टूटती रिजॉल्व होती है तो 90 डेज मिल जाएंगे, दैट मीन टिल नवंबर। तो इनके पास अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर का महीना होगा, दे हैव टू बी रियली कि इसमें क्या परफॉर्मेंस चमत्कार कर देंगे, स्पेशल को क्या पैकेज दिखाएंगे, अवाम को कैसे कन्विंस करेंगे कि जी मेरे लोगों ने किया कि मैं पार्ट था। तो ये शादी जरूरी है, बट आई थिंक ही मस्ट कम एंड ही शुड कैन लीड द पार्टी। यही सब बात करें कि उनको जरूर आना चाहिए। मुजम्मिल साहब, हम काफी अरसे से सुन रहे थे नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, लेकिन अब फाइनली लग रहा है नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और जो उनकी वापसी के जो रास्ते हैं वो भी हमवार हो चुके हैं। या आपको लगता है कि अभी कोई ना कोई रुकावट है, उसको दूर करके वापस आएंगे?
यकीनन इस मुल्क की अदलिया ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया है और अब जब अदालती फ़ैसलों से ये बात साबित हुई है कि अब ख़ुद ही अदालत कह रही है कि जी ताहयात नाअहली के फ़ैसले गलत थे और ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। पहले आपने एक शख्स को दी और अगले शख्स का जब मुकदमा आया तो आपने कहा अब ये नहीं होनी चाहिए, तो ये दोहरा निज़ाम इंसाफ तो जाहिर हुआ कि उनके लिए आपने गैर मामूली इंसाफ किया और वक्त की कमी दूसरों के लिए है, बड़ी आपने और माजरत के तरह का साथ वक्त की इंसाफ कमी है, रखा। तो मेरे पास वक्त की कमी है। जावेद सुमरो साहब जरा जल्दी से कमेंट कर दे, कब आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ? देखें जी, एक ही उनके रास्ते में, वापसी के रास्ते में रुकावट है, वो कानूनी है। जिस दिन उनके कानूनी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, मियाँ साहब वापस आ जाएंगे। अगर उन्होंने कानूनी रुकावटें ख़त्म नहीं की, अभी भी मौजूद हैं, इस वजह से अपने इस PDM के गवर्नमेंट के दौरान भी वो नहीं आ सके। जो इतनी भी कानूनी उनके रास्ते में रुकावटें हैं वो उसी पे ही तजावीज़ तलब की गई है, उसी पे ही जो भी कानूनी रुकावटें हैं उनके वापसी के रास्ते में खत्म होंगी तब आएंगे, वो खत्म होंगी, लेकिन आना तो तब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे और उनको बिल्कुल वापस आना चाहिए। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।